सो दोस्तों, आप सब लोग ईटीएफ में एसआईपी करते हो, पर जनरली क्या होता है कि हम ईटीएफ जो है सिलेक्ट सही तरह से नहीं कर पाते। और हम इंडेक्स ईटीएफ में इन्वेस्ट करते रहते हैं जिनमें रिटर्न्स ज़्यादा नहीं होता, पर वॉलेटिलिटी हमें फिर भी काफ़ी मिल जाती है। और जैसे हमारे इंडेक्स ईटीएफ है, जैसे निफ्टी का ईटीएफ है, तो अगर जैसे 2 साल से वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम उसमें ही इन्वेस्ट करते रहते हैं। उसमें रिटर्न्स 10-12% के अराउंड आते हैं और वॉलेटिलिटी हमें पूरी मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसा अगर हम करें कि ईटीएफ्स की सिलेक्शन हमारी सही हो और उसके साथ साथ अगर हम उसमें एसआईपी करते हैं, तो वो ऐसे एसआईपी करें ताकि हमें मैक्सिमाइज रिटर्न्स मिल सकें, हम डिप्स में ही बाय करें। तो इसमें मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, मैं उस स्ट्रेटजी को थोड़ा और इलेबोरेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने देखना क्या है कि हम जो सिप्स में, जो हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, वो ऐसे ईटीएफ में करें जो हमें जो बेंचमार्क इंडेक्स है, जो हमारा निफ्टी है, उससे बेटर रिटर्न दे सके। तो आपको पता है कि अब स्मार्ट बीटा ईटीएफ बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तो स्मार्ट बीटा ईटीएफ होते क्या, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के ईटीएफ्स होते हैं, जैसे वैल्यू बेस्ड हो गए, मोमेंटम बेस्ड हो गया, लो वॉलेटिलिटी बेस्ड हो गए, एक अल्फा बेस्ड भी होते हैं, ठीक है, क्वालिटी बेस्ड होते हैं। तो अलग अलग टाइप के इसमें ईटीएफ्स होते हैं, स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स। तो हम इनमें से क्या करेंगे, हम स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स यूनिक से सिलेक्ट करेंगे, जो आपस में जिनमें कोरिलेशन कम से कम हो। ठीक है, और उसके साथ साथ हम 3-4 एक ऐसे ईटीएफ्स भी देखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जो कि हैं तो इंडेक्स ईटीएफ सेक्टर को बिलोंग करते हैं, पर उनमें कुछ रीजंस ऐसे हैं जिन रीजन से वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज वो सेफ ज़्यादा होते हैं। अगर जैसे मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी आती है या फिर मार्केट में कोई डेंजर्स हो जाते हैं, जैसे वर्ल्ड में कुछ रिसेशन से रिलेटेड डेंजर्स हो गई या वॉर्स होगी, ऐसे टाइम पे भी वो अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस लिस्ट में लिखता हूँ नाम, जो स्मार्ट बीटा ईटीएफ में है, वो है NV20 IETF। ठीक है, तो ये ईटीएफ क्या है, NV20 IETF? ये बेसिकली, इसका अगर हम देखें कि इसके अंदर होता क्या है, ये है निफ्टी 50 वैल्यू 20। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये वैल्यू क्या चीज़ है। तो इसमें स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं 50, जो निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं, क्योंकि निफ्टी में 50 ही स्टॉक्स होते हैं, तो इन 50 स्टॉक्स में टॉप के 20 स्टॉक्स जिनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो अब ये वैल्यू क्या होती है, वी नीड टू नो कि ये वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो वैल्यू में क्या क्या आता है, वैल्यू में एक तो आता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो जितनी कम होती है, उतना वो स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा होता है। ठीक है, अब पहली बात तो ये आप समझ गए कि ये निफ्टी 50 में से सिलेक्ट किए हुए स्टॉक्स हैं, तो ये लार्ज कैप स्टॉक होंगे, और साथ में इनकी पी रेशो बहुत कम होगी, यानी ये बहुत सस्ते मिल रहे होंगे हमें। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़, जैसे अगर हमने जो बेस्ट वैल्यू वाले स्टॉक देखने हैं, तो उसमें नेक्स्ट चीज़ क्या देख सकते हैं, वो है पीबी रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू। ये भी जितनी कम हो, इसका मतलब जो स्टॉक हमें मिल रहा है वो काफ़ी चीप है। उसी तरह से अगर अगर स्टॉक बहुत सस्ता होगा, तो उसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। अब डिविडेंड यील्ड क्या चीज़ होती है, डिविडेंड यील्ड मतलब कि डिविडेंड ज़्यादा मिल रहा है पर स्टॉक का प्राइस ज़्यादा नहीं है उतना, तो परसेंटेज जो हमें डिविडेंड मिल रहा है स्टॉक के प्राइस के हिसाब से, वो हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इसका मतलब उसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। तो डिविडेंड यील्ड भी अच्छी कब होगी, अगर स्टॉक जो है वो हमें सस्ते प्राइस में, चीप प्राइस में मिलेगा। तो यानी कि अगर बेस्ट वैल्यू स्टॉक्स देखने हो, तो हमारे पास ये फैक्टर है। तो इन फैक्टर्स के बेस में इसमें सिलेक्ट किए जाते हैं 20 ऐसे स्टॉक्स, और ये जो स्टॉक्स हैं ये हर 6 महीने में दोबारा से चेक होता है कि अगर कोई और स्टॉक है जो इससे ज़्यादा चीपर मिल रहा है और फर्स्ट 20 में आ रहा है, तो वो स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं। तो ये स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स की ये खास बात होती है कि इनमें डायनेमिकली स्टॉक्स चेंज भी होते हैं। ये नहीं कि जो स्टॉक्स फिक्स हैं वो वही रहेंगे, जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व हो रही है, मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से इसमें भी साथ साथ चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टॉक हम इसमें शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि ये हम ईटीएफ में जो स्टॉक्स हैं उनमें हम एसआईपी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ईटीएफ देखते हैं, MOM30 IETF। ठीक है, अब ये क्या है, ये ईटीएफ जो है क्या है, ये भी स्मार्ट बीटा ईटीएफ है। इसमें क्या होता है, इसमें निफ्टी के 200 जो स्टॉक्स हैं, फर्स्ट 200 स्टॉक्स हैं, उनमें से 30 स्टॉक्स ऐसे चूज किए जाते हैं जिनमें मोमेंटम सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये मोमेंटम बेस्ड ईटीएफ है। तो ऐसे इसमें 30 स्टॉक सेलेक्ट करते हैं 200 में से। और ये जो मोमेंटम बेसिकली क्या चीज़ है, मोमेंटम मीन्स कि वो स्टॉक्स जो इस समय आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जो मार्केट के इंडेक्स है उनको आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत तेजी से भाग रहे हैं और काफ़ी इनमें हाई मोमेंटम है। जैसे आरएसआई बहुत ज़्यादा होगा, तभी भी आपको पता चल जाता है कि उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। तो हाई मोमेंटम वाले स्टॉक जिनमें प्राइस तेजी से इंक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो ये वाले स्टॉक्स इसमें सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा स्मार्ट बीटा ईटीएफ इसमें आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है लो वॉल, मतलब लो वॉलेटिलिटी IETF। ठीक है, ये अगेन एक स्मार्ट बीटा ईटीएफ का नाम है।
इसमें क्या क्या है, इसमें निफ्टी के 100 स्टॉक्स जो हैं उनमें से लो वॉलेटिलिटी के स्टॉक्स चुने जा रहे हैं। ठीक है, कितने चुने जा रहे हैं? 30। ठीक है, तो ये लो वॉलेटिलिटी मतलब क्या होता है? लो वॉलेटिलिटी उसको कहेंगे जिन स्टॉक्स में डाउन साइड रिस्क बहुत कम होता है। ठीक है, वो जो कि वॉलेटाइल कम होते हैं, बार बार नीचे नहीं गिरते, बहुत जल्दी जल्दी उसमें डिप्स नहीं आते, प्रॉफिट बुकिंग कम आती है, तो वो काफ़ी स्टेबल होते हैं ऐसे स्टॉक्स। तो ऐसे स्टॉक्स जो हैं उनमें उतनी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस नहीं होती है, पर काफ़ी स्टेबल और स्मूथ इनकी कर्व होती है। तो आप इनमें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर मार्केट फॉल कर रही है तो ये ज़्यादा फॉल नहीं करेंगे। ठीक है, साथ साथ ये हमें एक डिसेंट रिटर्न देते रहेंगे, चाहे वो रिटर्न बहुत हाई ना हो, पर कुछ रिटर्न वो हमें देते रहेंगे। सो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है अल्फा। तो ये अल्फा जो है ये ईटीएफ का नाम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें निफ्टी के ऐसे स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं, टॉप अल्फा ऐसे 50 स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं। अब ये क्या होता है अल्फा? अल्फा का मतलब कि जो निफ्टी का जो रिटर्न आ रहा है, निफ्टी को अगर हम बेंचमार्क मान के चलते हैं, तो जो निफ्टी का रिटर्न आ रहा है उस कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी के रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं लास्ट 6 मंथ्स में। तो जिन्होंने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं निफ्टी से ज़्यादा, ऐसे स्टॉक्स जो टॉप के 50 हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। यानी आपको हाई रिटर्न्स वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कॉन्टिन्यूसली हाई रिटर्न दे रहे हैं, और वो निफ्टी से ज़्यादा हाई रिटर्न दे रहे हैं, निफ्टी क्योंकि उनका बेंचमार्क है। तो ये जो स्टॉक्स हैं उनका अल्फा हाई है, इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईटीएफ देखते हैं हम, स्मॉल कैप। अब ये स्मॉल कैप जो है ये ईटीएफ का नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं वो स्मॉल कैप के ही सारे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया गया है। इसमें क्या होता है, जो निफ्टी के स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं फर्स्ट 250, उन फर्स्ट 250 स्टॉक्स में से मोमेंटम बेस्ड सिलेक्ट किए जाते हैं। इसमें मोमेंटम बेस्ड, ठीक है, स्मॉल कैप में मोमेंटम बेस्ड स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं, टॉप के 100। ठीक है, तो अब इसमें क्या, स्मॉल कैप में रिस्क तो बहुत हाई होता है, वी नो दैट, बट हमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए होती है। तो हमने क्या करना है, ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप में कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं, स्मॉल कैप में हम ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जो मोमेंटम में है, जो बहुत फास्ट ग्रो हो रहे हैं और वो टॉप के 100 हैं ऐसे, तो वो सिलेक्ट करके ये ईटीएफ बनता है जिसका नाम स्मॉल कैप है। ठीक है, ये भी स्मार्ट बीटा ईटीएफ में ही आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ए एल पी एल, ये जो ईटीएफ का नाम है ALPL30IETF। अब ये क्या होता है, इसमें होता क्या है, पहले तो इसमें निफ्टी के, इसमें अल्फा और लो वॉलेटिलिटी को कंबाइन कर दिया, निफ्टी का अल्फा, अल्फा मींस वही जो ऐसे स्टॉक्स जो निफ्टी से ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ में लो वॉलेटिलिटी, यानी कि ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि परफॉर्मेंस तो निफ्टी से ज़्यादा दे रहे हैं पर वॉलेटिलिटी इनमें कम है, यानी डाउन साइड रिस्क इसमें कम है। तो ये एक्स्ट्रा कह लो कंबाइन करके ज़्यादा बेटर हो गए, क्योंकि हमें जिनको लो रिस्क लेना है, जिनको कम रिस्क लेना है, उनके लिए बेस्ट रहते हैं, क्योंकि उनको परफॉर्मेंस तो अच्छी मिल जाएगी क्योंकि इनमें अल्फा हाई है, पर इसमें वॉलेटिलिटी कम है, तो डाउन साइड रिस्क कम होने के साथ इसलिए हमारे लिए ये ज़्यादा बेटर हो गया कि इसमें रिस्क कम हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए जो थोड़ा लो रिस्क में ट्रेड करना चाहते हैं, लो रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, उसका नाम है मो वैल्यू। ठीक है, अब ये मो वैल्यू क्या चीज़ है, ये बीएससी का, ये अब हम बीएससी में जा रहे हैं, बीएससी का ये ईटीएफ है। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें वैल्यू बेस्ड दिखे जाते हैं स्टॉक्स। वैल्यू बेस्ड वही जिनके प्राइस कम होते हैं, जिनमें पी रेशो कम है, इनमें पीबी रेशो कम है। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स देखे जाते हैं, और कौन से, मिड कैप के, यानी मिड कैप के सस्ते स्टॉक्स देखे जा रहे हैं, टॉप के 30। तो बीएससी के जो टॉप के 30 स्टॉक्स जो सबसे सस्ते मिल रहे हैं, वो मो वैल्यू उनका नाम है, उस ईटीएफ का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वो है इक्वल 50 एड। इक्वल 50 एड, अब ये क्या होता है, ये निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स हैं, इनमें सिर्फ निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स हैं। फर्क ये है कि निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स हैं जितने भी, उनमें जो वेटिंग होती है, वेइंग मतलब कि कितने स्टॉक्स की कितनी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, किस स्टॉक की कितनी क्वांटिटी। तो जितने स्टॉक जो हैवी वेट स्टॉक है, जिनका कैपिटल, मार्केट कैपिटल ज्यादा है, उनको ज्यादा वेटेज मिलती है, जिनका मार्केट कैपिटल कम है उनको कम वेटेज मिलती है। इस कारण से निफ्टी 50 में जो टॉप के स्टॉक्स हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, टीसीएस हो गया, तो जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं और जैसे रिलायंस हो गया, इनको ज्यादा वेटेज में से निफ्टी जो है बेसिकली कह लो कि उनके मूवमेंट से ही निफ्टी ज्यादा हिलता है। बाकी जो स्टॉक्स हैं जो जिनकी वेटेज सबसे सबसे कम है, जिनका मार्केट कैपिटल सबसे कम है, उनकी मूवमेंट से निफ्टी उतना नहीं हिलता। लेकिन ये एक ऐसा ईटीएफ है, इसमें क्या किया गया कि निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब को इक्वल वेटेज दे दी गई है। ठीक है, अब इक्वल वेटेज देने का फायदा क्या है,
कि कोई भी स्टॉक जो है इसमें मूव करेगा तो ये इक्वल 50 ऐड जो है ये मूव करेगा साथ साथ, ये इसका फायदा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अल्फा ईटीएफ। अब ये क्या है अल्फा ईटीएफ? अल्फा ईटीएफ में निफ्टी के 200 स्टॉक्स हैं, 200 निफ्टी के स्टॉक्स। ठीक है, और उन 200 स्टॉक्स में हाई परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स चूज किए जाते हैं जिनका अल्फा सबसे हाई है। ऐसे कितने होंगे 30, ऐसे 30 स्टॉक्स। तो ये कुछ स्मार्ट बीटा ईटीएफ है जो आप देख रहे हो। इन स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स को मैंने चूज किया, पर अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंने एक सिलेक्शन किया है बेस्ड ऑन कि इनमें डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, आप इनमें एसआईपी अगर करते हो तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो आपस में कोरिलेशन कम से कम हो ईटीएफ्स में। ठीक है, बट अब अगेन आप डिफरेंट भी चूज कर सकते हो, बिकॉज बेसिकली हर ईटीएफ का किसी और कंपनी के नाम पे अलग अलग ईटीएफ्स मिलते हैं, सेम जो उसका कॉन्सेप्ट सेम होगा, लेकिन स्मार्ट बीटा ईटीएफ जो है वो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, पर ईटीएफ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे निपॉन के हो गए, मीरा एसेट के हो गए, अलग अलग कंपनियों के ईटीएफ्स मिलते हैं। तो आप कोई भी चूज कर सकते हो जिसकी आपको लगता है कि जिसमें वॉल्यूम अच्छा मिल रहा है, ठीक है, लिक्विडिटी अच्छी मिल रही है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। और अगेन ये टोटल जो चीज़ें हैं ये इसमें आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे कुछ ईटीएफ अगर आप नहीं इसमें से करना चाहते हो, ये जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपके जो भी एडवाइजर्स हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं। तो अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से ईटीएफ्स हैं जो हालांकि इंडेक्स बेस्ड हैं, सेक्टर बेस्ड हैं, पर उन्होंने कुछ पिछले जो लास्ट 2 इयर्स रहे हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा आपने देखा कि स्टेगनेंसी रही है, मार्केट ऊपर नीचे ही करती रही, बट निफ्टी का रिटर्न ओवरऑल नहीं आया। निफ्टी जहां 2 साल पहले थी ऑलमोस्ट वही है या बल्कि उससे थोड़ा नीचे है। पर ऐसे भी कुछ ईटीएफ्स हैं जिन्होंने इस 2 सालों में भी परफॉर्म किया है, और उन्होंने क्यों परफॉर्म किया हम वो ईटीएफ्स भी इसमें साथ में ऐड करते हैं। तो देखते हैं वो नेक्स्ट ऐसे ईटीएफ्स कौन से हैं। तो ऐसे जो ईटीएफ्स हैं, जो सेक्टर के ईटीएफ्स हैं, मैंने जो सिलेक्ट किए हैं ऐसे ईटीएफ जो पिछले 2 साल में जिन्होंने हाई परफॉर्म किया है और क्यों किया है उन्होंने हाई परफॉर्म। तो पहले तो देखते हैं कौन सा है, वो है बैंक बीज। तो ये जो ईटीएफ्स मैं आपको बता रहा हूँ ये इस समय अपने लाइफ टाइम हाई पर हैं या उसके आसपास हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मा बीज, फार्मा सेक्टर का ईटीएफ है ये। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट ऑटो, ऑटो बीज। ठीक है, और देन लास्ट में मेटल आईईटीएफ। अब ये जो ईटीएफ्स हैं अगर इन्होंने परफॉर्म किया है अभी लास्ट 4 ईयर्स में, ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है, क्यों इन्होंने परफॉर्म किया? देखो पहली बात तो ये जो बैंक है, बैंक सेक्टर में क्या है कि जो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है बैंक बीज। अब इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, जो जीडीपी है, वो ग्रो होगा बिकॉज हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारी इंटरनल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तभी आप देख रहे हो कि पिछले 2 साल से चाहे एफआईआई जो है वो बहुत पैसा निकाल रहे हैं, पर हमारे डोमेस्टिक जो डीआईआईज हैं वो पैसा कॉन्टिन्यूसली डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है, हमारी अर्निंग इतनी है कि हम अपना जो इंडेक्स है उसको होल्ड कर सकते हैं। तो इसलिए बैंक बीस जो है अभी हमारा लाइफ टाइम हाई पर है। इवन दो कि निफ्टी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, निफ्टी ने 2 साल से जीरो रिटर्न्स दिए हैं, नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, पर फिर भी बैंक बीस। तो इसका मतलब कि अगर हम ऐसे एसआईपी करते हैं ऐसी चीज़ों में जो जिससे हम लॉन्ग रन में हम ग्रोथ हमें मिल सकती है, हम टोटली इस पे डिपेंड नहीं करेंगे कि हम एक जेनेरिक इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और रिस्क, अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो डेफिनेटली बैंक बीज में आपको रिस्क मिलेगा, बिकॉज अगर मार्केट क्रैश करती है तो बैंक बीज क्रैश करेगा। तो हालांकि ये रिस्की है, पर जब इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है, रेगुलर ग्रोथ आ रही है, चाहे वर्ल्ड में जैसे हमारा इस समय एफआईआई पैसा बहुत निकाल रही है, फिर भी बैंक बीज ग्रो कर रहा है बिकॉज इंटरनल कंजम्पशन। सो दैट मीन्स टोटली बैंक बीज डिपेंड्स ऑन कि हमारी इंटरनल कंजम्पशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है ये फार्मा बीज। अब फार्मा बीज क्यों ज़्यादा, फार्मा बीज भी इस समय बहुत टॉप पर है, क्यों ऐसे है? उसका रीज़न ये है कि देखो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है हम, वर्ल्ड में फार्मा एक्सपोर्ट में बहुत आगे हैं। ठीक है, बहुत सारी हमारी रिप्यूटेड ऐसी मेडिसिन की कंपनी है वर्ल्ड में, हम बहुत चीप मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं। तो चाहे वर्ल्ड में वॉर्स जितनी भी होती हैं उसका फार्मा पे इतना कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो और जितने भी हमारे ऊपर टैरिफ्स लगते हैं उस पर भी फार्मा जो है उनसे बाहर रहता है। तो इसलिए हमारा जो फार्मा है वो हमेशा ग्रो करता रहता है, चाहे हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम आ रही हो या चाहे कहीं और प्रॉब्लम आ रही हो किसी और सेक्टर में। और इसलिए बिकॉज ये ह्यूमन लाइफ पे डिपेंडेंट है, तो एंड इसमें ज़्यादातर मैं कहूँगा कि जो भी ग्रोथ हो रही होती है वो रियल होती है, इसमें बहुत सारी रिसर्च हो रही होती है, R&D हो रही होती है, बहुत इनोवेशन होती है। तो फार्मा एक मुझे लगता है कि काफ़ी एक ब्यूटीफुल ईटीएफ है जो हमें हमें मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचा के रखता है। नेक्स्ट चीज़ है ऑटो। अब ये ऑटो ऑटो ईटीएफ में, ऑटो जो सेक्टर है इसमें परफॉर्मेंस क्यों हो रही है? पहली बात तो अगेन इसमें भी इस समय बहुत इनोवेशन आ रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक के कारण इसमें जो इनोवेशन आ रही है उससे ग्रोथ बढ़ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, और साथ में अगेन ऑटो में हम काफ़ी
हमारी इंडस्ट्री भी काफ़ी आगे बढ़ रही है। हमारी अलग-अलग जो आप देख रहे हो कि मैन्युफैक्चरर्स हैं वो नए-नए मॉडल्स निकाल रहे हैं और लोग वो इसको बाय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। स्टॉक्स बहुत ग्रो कर रहे हैं जो ऑटो सेक्टर में आ रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर फार्मा से कंपेयर करें तो नहीं, उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देगा, पर ऑटो में बेनिफिट ये रहेगा कि ऑटो सेक्टर जो है वो एक कंज्यूमेबल सेक्टर है, इसमें जो कंजम्पशन जो है वो बहुत हाई है और इसमें रिसाइकलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है कि और जिससे और साथ में लास्टली कुछ जैसे जीएसटी के कुछ रिलीफ्स मिले हैं उसके कारण भी ऑटो बेटर परफॉर्म कर रहा है। देन मेटल, अब मेटल एक ऐसी चीज़ है जो वर्ल्ड में एक लिमिटेड प्रोडक्शन है, तो और मेटल में हम काफ़ी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो मेटल सेक्टर जो है उसका वर्ल्ड में प्राइस बढ़ता ही जाएगा, बिकॉज मेटल एक असेंशियल कमोडिटी है जो हर कोई भी प्रोडक्शन किसी चीज़ की होती है, कोई भी मशीन्स बनती हैं उनमें मेटल यूज़ होता है। तो मेटल एक, हालांकि मेटल में ये जरूर होता है कि अगर इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता है तो ये स्लो डाउन हो जाता है, तो मेटल में उस समय आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलती है, बट लॉन्ग रन में मेटल इज़ अ वेरी गुड सेक्टर जो हमें परफॉर्मेंस देता रहता है। तो इन जो सेक्टर्स हैं उनमें हमें अभी लास्ट 4 ईयर्स में भी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम, अगर मार्केट में परफॉर्मेंस ना ओवरऑल मिल रही हो तो भी हम कुछ ऐसे सेक्टर्स को चुन सकते हैं जो हमें परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो अब हमने देखा कि कुछ स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स और कुछ ईटीएफ्स मैंने जैसे बताए, ऑफ कोर्स हम इनमें से चूज कर सकते हैं या कुछ प्लस माइनस और भी कर सकते हैं कि कौन से ईटीएफ्स में हम एसआईपी करना चाहते हैं, बिकॉज एसआईपी आप करते हो तो एसआईपी में आपको ये बेनिफिट रहता ही है कि आप अलग अलग प्राइसेस में इन्वेस्ट करते हो और अलग अलग प्राइसेस के कारण आपको एक स्टेबल आपका रिटर्न्स आते हैं, जिसमें रिस्क भी आपको कम फील होता है बिकॉज आपने मंथली इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है छोटी छोटी अमाउंट की। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर आप एसआईपी करते करते हो इस पे, तो एसआईपी करते समय भी कैसे हम एसआईपी करें कि हमारा जो रिटर्न है थोड़ा और बढ़ सके, तो उसको करने का हम प्रोसेस देखते हैं। सो अब इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जो भी ईटीएफ है वो आज की डेट में अपने 20 डीएमए से नीचे होना चाहिए, ठीक है। 20 डीएमए से नीचे होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि 20 डीएमए से नीचे, तो डीएमए क्या होता है, डीएमए होता है डेली मूविंग एवरेज, ठीक है, डेली मूविंग एवरेज। अब ये क्या चीज़ होती है, बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि जो एवरेज है किसी भी स्टॉक की पिछले 1 महीने की जो एवरेज होती है प्राइस की, वो रोज अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उसको कहेंगे वो डेली मूव कर रही है। हर रोज हम दोबारा से कैलकुलेट करते हैं एवरेज पिछले 1 महीने की। अब 1 महीना मीन्स 20 वर्किंग डेज ऑलमोस्ट होते हैं 1 महीने में, तो इसलिए हम इसको 20 डीएमए कहते हैं। तो अब ये क्यों जरूरी होती है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो जो स्टॉक है वो पिछले 1 मंथ में अपने एग्जिस्टिंग प्राइस से चीपर मिल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ऐसे जो हमारे ईटीएफ्स हमने सिलेक्ट किए हैं, जैसे हमने अभी ईटीएफ जो देखे हैं अराउंड 10 या 12 नंबर्स में जो ईटीएफ्स देखे हैं हमने, ये जो ईटीएफ्स हैं सारे, इनमें हमने ऐसे ईटीएफ शॉर्टलिस्ट करने हैं जो आज के दिन अपनी डीएमए 20 डीएमए से नीचे हैं। और कितना नीचे हैं, अगर हम कहें कि एक ईटीएफ ऐसा जो 1% नीचे है, एक ईटीएफ है 2% नीचे है, तो हमने ऐसे ईटीएफ शॉर्टलिस्ट करने हैं 5 ऐसे ईटीएफ जो कि अपने 20 डीएमए से सबसे ज़्यादा नीचे हैं, सबसे ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं, ऐसे हमने ईटीएफ शॉर्टलिस्ट करने हैं। और हमने जैसे मान लो आपने डिसाइड किया आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने एक दिन में, तो आपने वो पैसा उनमें डिवाइड कर देना। जैसे आप मान लो आपने 200 रुपीज़ पर ईटीएफ सिलेक्ट किया हुआ कि 200, तो अब जरूरी नहीं है कि आज के दिन में 5 ही ईटीएफ ऐसे आए, हो सकता है आज 3 आए। तो आपने जो भी अमाउंट डिसाइड की है 200 पर ईटीएफ होगी, वो आप उन ईटीएफ में 3 ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन होती है ईटीएफ को इन्वेस्ट करने की, अब ऐसा नहीं है कि डेली आपको ईटीएफ मिल ही जाएंगे, क्योंकि जब आप डीएमए से नीचे देख रहे हो सकता है कि मार्केट इतनी फास्ट ग्रो कर रही है कि आज के दिन में कोई भी ऐसा ईटीएफ हो वो अपने 20 डीएमए से नीचे हो ही ना। अगर ऐसा हो गया तो कोई भी एक ईटीएफ आपको सिलेक्ट करने के लिए आज नहीं मिलेगा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में डेफिनेटली आप किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो ऐसे क्या होता है, उस दिन आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने जब ये इसको बैक टेस्ट करके देखा तो मैंने ये नोटिस किया है कि मंथ में एवरेज में आपको 15 ही दिन ऐसे मिलते हैं जब कोई ईटीएफ होगा इन्वेस्ट करने के लिए, 5 दिन ऐसे मिलेंगे जब कोई भी ईटीएफ नहीं होगा। ये एक नंबर आया जो एवरेज में है, हो सकता है किसी मंथ में आपको 20 के 20 डेज में इन्वेस्ट करने का मौका मिले और किसी मंथ में आपको 10 डेज ही मिले या किसी मंथ में आपको 5 डेज ही इन्वेस्ट करने का मौका मिले। तो इसलिए आपने क्या करना है, जैसे जो भी अमाउंट आप डिसाइड करते हो कि आपने एक एक्स अमाउंट जो है मंथली इन्वेस्ट करनी है, आपने उसको 15 से डिवाइड कर देना है। तो जो भी अमाउंट आएगी वो अमाउंट आपकी पर डे की कैलकुलेट होती है कि आपने पर डे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो ईटीएफ्स में। अब इस अमाउंट को आप डिवाइड कर दोगे 5 से, तो आपको आ जाएगी वो अमाउंट जो अमाउंट आपने पर ईटीएफ इन्वेस्ट करनी है एक दिन में,
ठीक है, इस तरह से वो अमाउंट आ जाएगी। तो जैसे मान लो आप डिसाइड करो मैंने 15,000 इन्वेस्ट करना है मंथ में, तो 15,000 को 15 से डिवाइड किया तो 1000 आ गया। अब 1000 को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो 200 आ गया, यानी आपने एक दिन में किसी ईटीएफ में 200 ही इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इस तरह से आपको वो कैलकुलेशन मिल जाएगी और वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकोगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि ये जो 20 डीएम में हमें कैलकुलेट करनी है, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप अगर 20 डीएम में कैलकुलेट करना चाहते हो, उसका एक ये भी तरीका है कि आप चार्ट में जाओ और वहां पर आप इंडिकेटर्स में जाकर डीएम में जो मूविंग एवरेज है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मूविंग एवरेज सिलेक्ट करके आपने कैंडल जो देखनी है वो आपने देखनी है डेली कैंडल, क्योंकि डीएम में है तो डेली कैंडल में आपने मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाना है। ठीक है, मूविंग एवरेज के इंडिकेटर में आपने लेंथ यूज करनी है 20। तो अब उससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से ईटीएफ हैं जो इससे नीचे हैं, कर्व से नीचे हैं। देन यू कैन सी कि मूविंग एवरेज से वो जो नीचे हैं वो कितना परसेंट नीचे है। अब ये सारा कुछ सोल्यूशन जो है, इसका एक क्विक सोल्यूशन भी है। वो ये है कि मैंने एक ईटीएफ का टेलीग्राम चैनल बना रखा है। ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल में आप को डेली ये लिस्ट मिलती है कि आज कौन से ईटीएफ जो हैं वो अपनी 20 डीएमए से नीचे हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। जो ऊपर नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हो। तो उसमें आपको ये डेली लिस्ट मिल जाती है। तो इस तरह से आप ये ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, इस तरह से एसआईपी कर सकते हो। आप कोई अपनी लिस्ट भी बना सकते हो इनमें से, ये बिकॉज ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया जो मुझे लगे, बट अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। तो आप अपनी मर्जी से भी एक लिस्ट बना सकते हो। तो कॉन्सेप्ट हमारा यही है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जब ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना है तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखो कि उनमें आपस में कोरिलेशन कम से कम हो। वो ऐसे ईटीएफ्स हों जो थोड़े डायनेमिक हों, जो स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स में हमें वो डायनेमिक चॉइस मिलती है। तो उससे हम एक स्मार्ट सिलेक्शन कर सकते हैं ईटीएफ्स को चूज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आप ये देख सकते हो कि आपको प्राइस अच्छा मिले तो उसमें आप डीएमए यूज कर सकते हो कि आप वो अच्छे प्राइस में ही इन्वेस्ट करें। और सेक्टर के ईटीएफ ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं हम अपनी इन्वेस्टमेंट में जो कि हमारे ईटीएफ ऐसे हों जो बैड मार्केट में भी परफॉर्म करते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम मिलते हैं इस तरह के एक और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।